तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। तो जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, अब उसके जस्ट अगला टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलिए लेके चलता है अपने स्क्रीन पे। जैसा कि आप सबको इस हेडिंग के माध्यम से पता चल रहा है, फोटो बोले तो फोटोन्स की कुछ बातें होगी। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी कुछ प्रोड्यूस होगी। इफेक्ट इफेक्ट का मतलब जो अपन पढ़ेंगे वो इफेक्ट, पूरा ये सिस्टम है। अब फोटो का मतलब तो फोटोन से याद रखो, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। बस आपका जो हेडिंग है उसमें सारा आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब क्या करना है, जो सेटअप है ना भाई साहब, वो सेम एज इट इज कैथोड रे वाला है। कैथोड रे में क्या है, इसके पीछे वो फ्लोरोसेंट मटेरियल लगी हुई थी स्क्रीन, इसके पीछे वो है नहीं, बस इतना ही डिफरेंस और कुछ नहीं। सेम का सेम सेटअप हो गया। अब क्या करना है भाई साहब, ये मेटल सरफेस है ये वाली, ठीक है, मेटल सरफेस है। अब मेटल सरफेस में कोई फोटोन गिराएंगे। मेटल सरफेस किसी की भी हो सकती है, जो पूरा एस ब्लॉक होता है ना अपना, एस ब्लॉक में वो आता है सबसे लीना की रब से, जो भी है, ठीक है। अब ये तो क्या है, गैस है, हाइड्रोजन तो गैस है, लिथियम मेटल है, सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है। और इसके आगे जैसे जैसे अपन चलते जाएंगे ये अपन कुछ भी ले सकते हैं। मैंने अपन शुरू करते हैं पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। इनको अपन मेनली अपन लेते हैं ये मेटल के रूप में, ठीक है। अब जैसे ही इस मेटल सरफेस पे फोटोन गिरेगा, जैसे ही मेटल सरफेस में फोटोन गिरेगा, गिरते ही क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। जैसे मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है, फोटोन सही गिरे। अगर उनके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उनको स्ट्राइक करवा देंगे, वरना वो कुछ नहीं करवाएंगे, वरना इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। चलो जैसे ही स्ट्राइक हुए, अपन मान लो कि उससे ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी का स्ट्राइक हुए, स्ट्राइक होते ही इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, निकल गए। अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अब आगे अपन को पता चल, आगे अपन को पता करना है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकले। उनके लिए अपन ने इस साइड एक डिटेक्टर लगा दिया। डिटेक्टर से अपन को क्या पता चलेगा, जैसे ही फोटोन गिरे उस समय इलेक्ट्रॉन्स निकले कि नहीं निकले, उसका पता लगाने के लिए अपन ने यहाँ पे डिटेक्टर लगा दिया, मान लो, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, इस डिटेक्टर पे पड़े, पड़ते ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो फ्लो होनी शुरू होगी तो अपन ने यहाँ पे एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, ठीक है। अब एमीटर लगा दिया, जैसे यहाँ से करंट फ्लो होगा तो एमीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी, उससे अपन को पता चल जाएगा जो फोटोन गिरे हैं उनके कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए। इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के कारण वो एनर्जी फ्लो हुई, एनर्जी फ्लो होने के कारण ये एमीटर में कुछ रीडिंग आई, ठीक है। एनर्जी में रीडिंग, एमीटर में रीडिंग आ गई। यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है, उस बैटरी में सारा का सारा स्टोर होता रहेगा, ठीक है। इतना ये सेटअप अपन को समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं इस फिनोमेना का बेसिक प्रिंसिपल क्या है क्या नहीं है, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन है भाई साहब। कोई भी मेटल सरफेस है उस पर कोई लाइट आके गिरेगी तो कितनी फ्रीक्वेंसी से गिरनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब वो जाके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। वो की वो सारी लाइनें यहाँ पे लिख रखी है, उससे एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं लिखा है। अब आगे आता है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं इसका। ये जो सेटअप पूरा तैयार किया ना, इसका एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया, किसी साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ तो किया होगा, तभी तो अपन को पता चला ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या वगैरह। उसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कैसे किया वो आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इसमें सबसे पहली लाइन लिखी है, देयर इज नो टाइम लेग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना। इसमें लिख रखा है देयर इज नो टाइम लेग, उनके बीच में कोई टाइम लेग नहीं होता। अब इसको फोकस करो, नो टाइम लेग, नो टाइम लेग। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये मेटल सरफेस है, ये पूरी मेटल सरफेस, ठीक है, टक 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 टक। अब मान लो भाई साहब इस तरफ से कोई फोटोन आए, ठीक है, आगे यहाँ पे स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइक होने के बाद ऐसा नहीं है जैसे अपने कोई, मान लो एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड फोन हो गया, काफी 5-6 साल पुराना हो गया। पुराना होने के बाद क्या, अपन क्लिक करने के बाद काफी देर तक वो लोड लेता है, लोड लेने के बाद वो खुलता है। ऐसा इसमें कुछ सिस्टम नहीं है। इसमें जैसे स्ट्राइक होते निकल जाएगा, स्ट्राइक हुआ निकल गया, स्ट्राइक हुआ निकल गया, स्ट्राइक हुआ निकल गया, स्ट्राइक हुआ निकल गया। जैसे स्ट्राइक होगा निकल जाएगा, जैसे स्ट्राइक होगा निकल जाएगा, जैसे स्ट्राइक हुआ निकल गया, स्ट्राइक हुआ निकल गया। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और तो क्या निकल सकता है, ठीक है। इनके बीच में कोई भी टाइम लेग नहीं होता। ऐसे नहीं है कि पहले स्ट्राइक हुआ, धीरे से टक, वो कह रहा निकलूं कि नहीं निकलूं, चल निकल ही जाता है, नहीं नहीं निकल ही जाता, ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसका मन, उसके मन पे कुछ डिपेंड नहीं करेगा, जिस स्ट्राइक करेगा उसको निकलना ही पड़ेगा। अगर
थ्रेशोल्ड वो मतलब सारे क्राइटेरिया उसके फुलफिल हो रहे हैं तो ठीक है। तो भाई साहब ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सर्कल मार कर लो सबसे पहले तो। ये क्या है क्या नहीं है अभी बाद में डिस्कस करते हैं, चलो। अब सबसे पहले बात इसमें दे रही कि काइनेटिक एनर्जी, के का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इसका दूसरा पॉइंट एक बार समझ लो, उसके बाद में समझाता हूँ आपको। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये क्या कहना चाह रहा है ये समझो आप सबसे पहले तो। सबसे पहले कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब जैसे ये मान लो मेटल सरफेस है, अब जैसे ये मान लो कि कोई फोटोन आया, ठीक है वैसा फोटोन आया, फोटोन जैसे इजेक्ट हुआ, मतलब जैसे फोटोन इस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक हो गया, उससे क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजेक्ट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होंगे ना वो किस पे डिपेंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी पे। उसकी कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, क्या फ्रीक्वेंसी कितनी कम है। अगर कम होगा तो वो इजेक्ट नहीं होगा, अगर ज्यादा होगा तो जितनी उसको चाहिए रिक्वायर्ड होने इजेक्ट के लिए वो तो उतनी खा जाएगा, जितनी बचेगी उसकी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो अगले पॉइंट पे अपन बात कर लेंगे, फोर्थ पॉइंट में, ठीक है। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इसका क्या मतलब हो गया भाई साहब, ये जैसे मान लो कि ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, जितना ज्यादा अपन एरिया लेंगे, मान लो कि ये अभी मेरे पास टॉर्च है छोटी वाली 20 रुपए वाली, मैंने यहाँ से चालू कर दी, टॉर्च चालू कर दी। अब मान लो जो उसकी इंटेंसिटी है ना भाई, मान लो इस मेटल सरफेस पे इतनी से भी जाके वो स्ट्राइक हो रही है, टक 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 टक। अब क्या होगा, उसकी अगर सुटेबल सारी वो मतलब फुलफिल हो रही है, उसकी जो डिमांड्स है वो सारी से फुलफिल हो रही है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो इजेक्ट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना पूरे मेटल सरफेस में से इतने से एरिया में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। इतने से इजेक्ट क्यों होंगे, क्योंकि भाई साहब जो इंटेंसिटी आ रही है लाइट की वो ओनली एंड ओनली फॉर इतने से एरिया पे गिर रही है। तो इतने से एरिया पे गिरने से क्या होगी भाई साहब, इतने से एरिया पे गिरेगी तो इतने से एरिया के इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ये जो पास वाले इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास कोई तो पहली बात इंटेंसिटी गिरी नहीं, पहली बात कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिली नहीं इनको, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजेक्ट होंगे नहीं, अपनी रेस्ट पोजीशन पे रेस्ट में पड़े रहेंगे। अब मान लो कि मैं लेके आ गया 50 रुपए वाली टॉर्च, मैंने यूं जो यहाँ से चालू की, उसको चालू कर दी, चालू करते ये क्या पूरी मेटल सरफेस है ना वो पूरी की पूरी कवर हो गई। बोला भाई साहब ये पूरी की पूरी कवर हो गई। अब पूरी की पूरी कवर हो गई, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे भी कुछ इंटेंसिटी गिरी, यहाँ पे भी कुछ 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 गिरी, ऐसे करके 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 ये पूरा मेटल सरफेस भर गया इंटेंसिटी से। अब इंटेंसिटी जैसे गिरी, अब यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, यहाँ के भी होंगे, यहाँ के भी होंगे, इस कॉर्नर के भी होंगे, सेंटर के भी होंगे, सब जगह के इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। इजेक्ट होने के कारण क्या होगा, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। मान लो थ्रेशोल्ड अगर उनके सारे क्राइटेरिया फिल हो रहे हैं तो बाहर निकल गए। अब जितनी ज्यादा अपन एरिया बढ़ा दिया उतनी ज्यादा अपने पास इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका कहने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा अपन इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा उसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे। बस ये कहना चाह रहा है, जितनी ज्यादा अपन इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इससे अच्छा एग्जाम्पल इसका कुछ हो ही नहीं सकता। जितनी अपन इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ज्यादा होंगे। बस ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये याद होना जरूरी है। अब अगली बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। 3 दिन हो गए मैं कब से चिल्ला चिल्ला की बात कर रहा हूँ, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाइए, इसके बारे में अपन बात करते हैं। अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो अपन को चाहिए ही चाहिए भाई साहब किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए। अब जैसे ये मान लो कि ये है मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पे ये मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसकी मान लो कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज है, ठीक है। अब ये मान लो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 हर्ट्ज है, ठीक है। मान लो तो इसमें क्या मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, 3 हर्ट्ज। तो अब इसके पास कितनी कम पड़ रही है भाई साहब, 2 कम पड़ रही है। अब ये नहीं होगा कि भाई एक ये 3 का है, इस यहाँ से एक 2 का आ रहा है, ये दोनों मिलके 2 हर्ट्ज का आ रहा है, ये दोनों मिलके 5 का बढ़ा के 5 के दोनों बन जाएंगे फोटोन, 5 के बन के फिर बाद में इसे एक इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करवा देंगे। ये कभी नहीं होता भाई साहब। इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि भाई साहब जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना वो या तो पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो फ्रिक्वेंसी आने वाली है उसका पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करता है या पूरा का पूरा इमिट कर देता है। ऐसा पार्शियल पार्शियल काम नहीं करता, इसके साथ भी रह गया उसके साथ भी रह गया, आधा खा लिया आधा छोड़ दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसको अगर काम करना तो ये पूरा करेगा। ये पूरा कैसे करेगा, जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, मेटल सरफेस पे ये कोई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो यहाँ से मान लो कोई फोटोन आ रहा है, तो इसकी 5 हर्ट्ज मान लेते अपन, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसके पास 8 हर्ट्ज है,
तो ये क्या होगा, 5 तो इसमें से खा लेगा आपको खुद को इजेक्ट करवाने के लिए। मान लो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। अब 5, 8 में से 5 गए, बाकी बच गए 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन फिर से बच गए। ये 3 इलेक्ट्रॉन हमने सारे के सारे, मतलब 3 हर्ट्ज है ना, ये 3 हर्ट्ज बची है ना, जो 3 हर्ट्ज सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मान लो कि ये 8 हर्ट्ज की जगह मान लो कि आने वाला फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी है 3 हर्ट्ज है, मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे स्ट्राइक होगा। स्ट्राइक होने के बाद जो उसकी डिमांड है, उसकी डिमांड है कि 5 हर्ट्ज तो होना ही चाहिए, तभी वो जाके इजेक्ट होगा। अब ये नहीं है कि भाई 3 तो इसे ले ले, 2 और किसी से ले लेगा, ये 5 करके अपना इजेक्ट होगा। या तो ये क्या करेगा, 3 वाले को पूरा ऑब्जर्व करेगा, या पूरा का पूरा छोड़ देगा, भाई तू आया, मेरे कुछ काम का नहीं, तू निकल, बस भाग। बस ये पार्सल एडिटिंग नहीं करता, ये आ जा, तू भी रह जा, ये भी रह जा, वो कुछ नहीं है। दिल नहीं है इसका, कमरे वाला सिस्टम नहीं है, बस सिंगल पर्सन नहीं है। अगर जिसको अगर मन भाग गया इसका, उसी को एक्सेप्ट करेगा ये, ठीक है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, बिलो दिस फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। अब क्या कहना चाह रहा है ये, जो मैंने अभी समझाया था ना, ये 5 हर्ट्ज है, इसके पास 3 ही है, तो इससे तो कम होगी, बिलो दिस फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड से कम होगी। नो फोटो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, मतलब 3 हर्ट्ज अगर 5 हर्ट्ज वाले को देंगे तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा तो एनर्जी, मतलब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी करंट है वो फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो एमीटर में रीडिंग नहीं आएगी। एमीटर में रीडिंग नहीं आएगी तो अपन को कुछ पता ही नहीं चलेगा, मतलब जो है अपन को पता चल जाएगा जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो भाई साहब इजेक्ट ही नहीं हुआ है। इजेक्ट मतलब भी बाहर निकला ही नहीं है। इसका कहना मतलब ये बिलो दिस फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस केस में 5 हर्ट्ज है। 5 हर्ट्ज से अगर अपन कम दे रहे हैं, 3 हर्ट्ज का दे रहे हैं, तो भाई साहब फोटो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एग्जैक्ट ही नहीं होगा। एग्जैक्ट नहीं होगा मतलब वो बाहर ही नहीं निकलेगा। ये आज का ओवरव्यू, एक बार इस स्लाइड का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं आपके लिए अगली स्लाइड तैयार करता हूँ। तो बच्चों ये है आपकी नेक्स्ट स्लाइड। फोर्थ पॉइंट में अपन ये बात करेंगे, जैसे ये मेटल का इलेक्ट्रॉन है कोई, मान लो इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, वो तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। लेकिन इस पे 4 फोटोन इंसिडेंस हो रहे हैं, मतलब 4 फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक हो रहे हैं। पहले फोटोन की एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे की 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथे के 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना भाई साहब, मेटल इलेक्ट्रॉन की जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको तो अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, इसी को अपन वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन को अपन डिनोट करते हैं इससे, ऐसे यूं करके, यूं ओमेगा नोट एच न्यू नोट, या फिर एच सी बाई लेमडा नोट। न्यू को अपन लिख सकते हैं सी बाई लेमडा, ये यहाँ पुट किया और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये जो होती है ना थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको अपन एक नाम और बोल सकते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब कम से कम एनर्जी इतनी तो रिक्वायर्ड होगी किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, उसी को अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कोई एनर्जी कम अपने पास आएगी तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। मान लो कि जैसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला यहाँ पे आ रहा है कोई फोटोन, तो उससे जो एनर्जी है ना भाई साहब, इलेक्ट्रॉन है ना मेटल का, वो इजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी वही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलो, मतलब इससे तो इजेक्ट नहीं होगा। चलो, ये तो पार्शली वाला तो कुछ काम करता ही नहीं है। अब आया 4 वाला, 4 वाले से इजेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन आ गया, और मेटल की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलो ठीक है, अब इसे क्या होगा, जो मेटल का इलेक्ट्रॉन होगा वो इजेक्ट हो जाएगा। तो मान लो कि ये मेटल है, इसके ऊपर कोई फोटोन पड़ा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है, जो है इसकी फोटोन की, इसकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई साहब, ये एक्साइट हो गया, ये बाहर आ गया मान लो। अब इसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी इस केस में होगी जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों होगी, क्योंकि जो फोटोन के पास जितनी एनर्जी थी ना, वो सारी की सारी उसको इजेक्ट करने में खत्म होगी। भाई साहब खर्चा तो वो कहते हैं ना, उसको पूरा बाहर निकालने में आ गया, अब उसको लेके जाने का खर्चा तो उनके पास बचा ही नहीं, तो उसके पास क्या हो गया, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, कोई फोटोन है उसकी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अब मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसकी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो 5 तो इसको खर्च हो गई, इसको इजेक्ट करवाने में 5 खर्च हो गई। अब 7 में से मान लो कि अपन ने 5 तो माइनस कर दी, 7 है, 7 में से 5 तो अपन ने माइनस कर दी, पीछे बच गया 2। ये जो 2 है ना भाई साहब, ये 2 उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ये 2 उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब इसी को अपन सिंप्लीफाई वे में कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पे डिस्कस कर रखा है मैंने।
अब जैसे मान लो कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये फोटोन है, फोटोन आया, इंसिडेंस हुआ, उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में खत्म हो जाएंगे। अब जो बाकी 2 बचे हैं ना, वो किस में कन्वर्ट होंगे, मैंने अभी आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे बता देता था। अब इसको अपन तोड़ के लिख सकते हैं, 7 को कैसे लिख सकते हैं, 5 + 2, 5 + 2 7 ही होता है, हाँ ठीक है, 5 + 2 लिख सकते हैं। अब ये जो 5 है ना, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, एच न्यू, एच न्यू एनर्जी लिख सकते हैं। लेकिन इसका अपन ने कल फॉर्मूला पढ़ा था कि एच न्यू इज इक्वल टू वेव वाले में, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब न्यू नॉट होता है ना, वो भाई साहब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब इसको न्यू नॉट को अपन को पता c/λ लिख सकते हैं, अपन c/λ लिख सकते हैं, सी को मतलब न्यू को। अब तो न्यू को अपन कन्वर्ट करके लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एच c/λ, और यहाँ पे भी आ जाएगी एच c/λ नॉट, ठीक है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा आ गया, ठीक है। ये कुछ नहीं किया भाई साहब, सीधा सीधा फॉर्मूला को उठा के पेस्ट किया। अब भाई साहब जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है क्यूवी। क्यूवी बोले तो क्यू तो हो गया चार्ज, वी हो गया पोटेंशियल। अब क्यू चार्ज है, चार्ज इस केस में क्या हो गया अपने पास, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये वी एस है ना भाई साहब, ये क्या है, अब पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी चीज को, जैसे मैं अगर चल रहा हूँ, मेरे को अगर रोकना है तो सामने से कोई फोर्स लगाएगा मेरे को रोकने के लिए, तो वो क्या हो गया, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, ठीक है। यही बात कहना चाह रहे हैं। अब अपन कुछ ग्राफ्स डिस्कस करेंगे, इंटेंसिटी के बारे में हो गया, वेवलेंथ के बारे में हो गया, और फिर इन दोनों का मिक्स कंबाइंड में अपन एक ग्राफ पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ग्राफ पढ़ते हैं वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी में अपन ग्राफ पढ़ते हैं, तो अपन सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं, कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होने के बाद ही कोई ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इजेक्ट होगा। मतलब ये म्यू नॉट क्या है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी तो कम से कम होनी चाहिए, उसके बाद ही इजेक्ट होगा। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया, जितनी अपन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के बाद अपने पास एनर्जी बचेगी, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी लगेगी, इसके बाद जितना भी अपने पास एनर्जी बचेगी वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। अब अपन बात करते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के बारे में मैंने पिछले स्लाइड में मैंने आपको एक पॉइंट डिस्कस किया था, उसमें मैंने बोला था जैसे भी जितना ज्यादा एरिया कवर करेगी लाइट, मान लो कोई सी भी लाइट है, जितना ज्यादा एरिया कवर करेगी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी मेटल सरफेस में, उतने ज्यादा मेटल्स के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। वो वाला केस यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई मेटल सरफेस है, मान लो मेटल सरफेस है, इसमें फोटोन आके गिर रहे हैं, ठीक है। ये पूरी इंटेंसिटी पूरे मेटल सरफेस पे गिर रही है, ठीक है, इंटेंसिटी पूरे मेटल सरफेस पे गिर रही है। तो इंटेंसिटी का भाई साहब रोल नहीं होता, किसमें किसमें नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी में कभी भी रोल नहीं होता। इंटेंसिटी का हमेशा 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 रोल होता है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब काइनेटिक एनर्जी हमेशा होती है ना, उनकी फिक्स रहती है भाई साहब। जितनी अगर मान लो कि थ्रेशोल्ड से ज्यादा अगर वो है ना, तो वो 2 ही रहेगी कंटिन्यू सबके लिए। लेकिन नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है ना, वो कम ज्यादा हो सकते हैं, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। वो मैंने अपनी पिछली स्लाइड में पॉइंट नंबर 2 में समझा दिया था आपको। अब ये जो अगला ग्राफ पढ़ेंगे ना अपन, ये भाई साहब इन दोनों के लिए कॉमन है, इन दोनों ग्राफ्स के लिए ये वाला ग्राफ कॉमन है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये दोनों को एक साथ आप कंबाइन करके कैसे समझा रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप गोली दे रहा हूँ मैं। एक बार आप समझो तो सही, उसके बाद पता चलेगा गोली दे रहा हूँ गोला दे रहा हूँ। चलो अब क्या है भाई साहब, ये तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। अब मान लो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो अपन को चाहिए ही चाहिए, ताकि उसके बाद जितनी भी अपन फ्रीक्वेंसी अगर अपन उस मेटल सरफेस में इंसिडेंट करवाएंगे तो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इजेक्ट होगा। ये तो आपको मैंने 10 बार बोल दिया। अब क्या है भाई साहब, मान लो कोई भी एक इंटेंसिटी ले लो, इंटेंसिटी बोल दो, मेरे पास एक लाइट है, टॉर्च है, टॉर्च है 10 रुपए वाली टॉर्च लेके आ गया, पहले मैं 20 रुपए वाला लाया था, अब 10 रुपए वाला लिया है, 10 रुपए वाला लाया, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी कम का मतलब ये हो गया उसमें से लाइट निकली है ना वैसा बहुत कम निकली, बहुत ज्यादा डिम निकल रही है, डिम निकल रही है, इसका मतलब ये इंटेंसिटी बहुत कम है। इंटेंसिटी अगर कम है तो ज्यादा मेटल सरफेस पर स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक तो होगी, लेकिन उसे जो इलेक्ट्रॉन, मतलब मान लो कि एक मेटल की सरफेस है, पूरी इंटेंसिटी इतनी देर में पड़ रही है, लेकिन पूरी इंटेंसिटी से पूरे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो ही नहीं पा रहे।
इसका मतलब ये हो गया जितनी उसके पास जो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी निकल रही है, उस पूरी इंटेंसिटी से पूरे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहे उतने सरफेस एरिया में। इसका मतलब हो गया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लेस, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम है, इस वजह से पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पा रहे। लेकिन मान लो मैं 50 रुपए वाले पहले बात कर रहा था, 50 रुपए वाले टॉर्च लेके आ गया, अब मान लो 50 रुपए वाली की जगह 500 वाली लेके आ गया, भाई साहब उसका चांदना नहीं चंदना होगा। ठीक है, वो मान लो कि चंदना आपको यहाँ पे पटक दिया, जैसे ये मान लो मेटल सरफेस है, आपने ये पूरा चंदना इस मेटल सरफेस पे पटक दिया। अब ये चंदना क्या करेगा भाई साहब, चंदना जितना ज्यादा होगा ना उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो ये ग्राफ भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ज्यादा नंबर ज्यादा तो अपन ग्राफ में कैसे शो करते हैं, जिसका ज्यादा नंबर ज्यादा तो उसको ऊपर शो करते हैं, जिसका कम तो उसको नीचे शो करते हैं। तो भाई साहब ये दोनों को डिस्क्राइब कर रहा था। थ्रेशोल्ड के लिए तो मतलब कम से कम थ्रेशोल्ड तो अपने पास होने चाहिए जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाए, थ्रेशोल्ड तो होनी चाहिए। उसके बाद वो इंटेंसिटी वाला अपन ने खेल खेल लिया। ठीक है, अब भाई साहब इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ये तो अपने पास जो भी अपन क्वेश्चन करेंगे ये तो नॉर्मल है, डाटाबेस क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा भाई साहब, आपकी जी जान लगा देना उसमें। अगर वो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो गया ना, मान लो कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया। चलो अभी एक बार इस पे अपन फोकस करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटल इज, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी मेटल की दे रही है अपन को 7 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रही है। फ्रीक्वेंसी अपन को पता है क्या होती है, 1/t होती है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होती है। ये यहाँ से आगे सेकेंड इनवर्स, समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻15 सेकेंड्स इनवर्स हिट्स द मेटल सरफेस। अब इन्होंने क्या बोला भाई साहब, अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन इमिट करवाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻15 सेकेंड इनवर्स अगर कोई मेटल सरफेस पे करता है तो क्या उसकी इंटेंसिटी होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसकी। ठीक है, अब मान लो अपन को जो यू नॉट है ना, यू नॉट बोले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो अपन को दे रहे कि 7 × 10⁻14। लेकिन 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 जो अपने पास फ्रीक्वेंसी है ना भाई साहब, वो दे रहे कि 10⁻15। अब 10⁻15 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 × 10⁻14, क्योंकि जो 15 है उसमें से एक अपन ने कम कर लिया, यहाँ पे आगे इंटू 10 कर दिया। ठीक है दोनों। अब अपन को काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, अभी करते हैं काइनेटिक एनर्जी पता। अब अपन ने आज के लेक्चर में एक ही फॉर्मूला पढ़ा है। आज के लेक्चर में क्या, वो कल के लेक्चर में पढ़ लिया था अपने, H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर काइनेटिक एनर्जी को अपन निकालना है तो इसको इस तरफ ले जाओ, मतलब ये वाला जो है टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म इस तरफ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, जो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, अभी काइनेटिक एनर्जी में से H तो इन दोनों में से कॉमन ले लो, H कॉमन ले लिया तो पीछे बचा म्यू माइनस म्यू नॉट। अब H की आपको पता वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻−34, ये अपन ने सीधी सीधी रख दी। बोलो ठीक है, बात खत्म। अब म्यू है, म्यू क्या है, 10 × 10⁻14, ये अपन ने यहाँ से निकाला था, ये यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब ये म्यू नॉट क्या है, 7 × 10⁻+14, ये 7 × 10⁻+14 यहाँ से आ गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब ये तो 6.62 सीधा सीधा उतार दिया, अब इसमें से क्या 10 में से -7 कर दिया तो इसके पास बता 3। ठीक है, 6.62 × 10⁻−34 × 10⁻14, 14 तो आ गया कॉमन, 10 - 7 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 10, मतलब 10 में से 7 माइनस कर लेंगे अपने पास आ जाएगा 3। ठीक है, ये अगले स्टेप में सोल्व कर रखा है। 10 में से 7 माइनस कर लिया तो 3 आ गया। अब इसको इनटू करेंगे तो 2 × 10⁻−19 आएगा। अब अपन को पता है, मैंने अभी यहाँ पे पढ़ाया था आपको, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूवी। अब क्यू इस केस में होता है, क्यू बोले तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस केस में ईवी हो जाएगा, ईवीएस। अब ई अपनों को पता है, ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻−19। ये ई क्या भाई साहब, जो पहली मैंने इस मतलब लेक्चर शुरू होते दूसरी लेक्चर लिया था ना, उस लेक्चर में मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी। उस टेबल में मैंने सारी वैल्यूज लिखवाई थी, -1.6 × 10⁻−19 फॉर द इलेक्ट्रॉन और +1.6 × 10⁻−19 फॉर द प्रोटॉन्स, वो वाली वैल्यू यहाँ पर रखनी है। ठीक है, इनटू वीएस पोटेंशियल अपन को फाइंड करना है। ठीक है, अब एक काइनेटिक एनर्जी अपन को मिल गई यहाँ से 2 × 10⁻−19, ये, और जो अपने पास ई है, ई की वैल्यू आ गई यहाँ से, और जो बच्चा अपन को निकालना वीएस अपन निकालेंगे तो कुछ नहीं, सीधी कैलकुलेशन है। इस पहले 2 × 10⁻−19 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻−19, तो इस आंसर निकल जाएगा 1.25 × 10 की पावर तो कुछ नहीं बचेगी, क्योंकि सारी की सारी कट जाएगी, वोल्ट आंसर आ जाएगा इसका। एक बार आप इसको अच्छे से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका,
इसके बाद मैं आपके लिए अगली स्लाइड तैयार करता हूँ। उसमें जो क्वेश्चन है ना भाई साहब, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो सिली मिस्टेक करवाने के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन वही है। इस पूरे सेशन का सबसे बढ़िया क्वेश्चन वही है। आज अभी अगला जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, एक बार आप इसको नोट करो, तब तक मैं आपके लिए अगली स्लाइड तैयार करता हूँ। तो भाई साहब ये है आपकी नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का। आप इस पे जितने वेरी लगा सकते हो उतने लगा लो, जितने वेरी लगाओ उतने कम है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अपन बात करते हैं इसमें इतना क्या खास, इतने इंपॉर्टेंट क्यों लगवाए इसके ऊपर। तो चलिए पहले सबसे पहले अपन क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स। अब इसमें तो कुछ स्पेशल दिखा नहीं है अपन को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है 300 नैनोमीटर की आ रही है, और उसके मेटल के ऊपर गिर गई, चलो बात खत्म। ऑफ ऑन सरफेस ऑफ सोडियम, सोडियम का मेटल है उसके ऊपर गिर गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.68 into 10 की पावर 5 जूल, जूल पर मोल है भाई साहब, पर मोल, इसका ध्यान रखिए आप। जूल या जूल मोल इनवर्स बोलो, ये यहाँ पे मोल है ना भाई साहब, ये मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, पर मोल, ठीक है। किसी एक मोल के बाद निकालना, ये इंपॉर्टेंट इस पूरे क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट, इसमें एक बार तारा लगा दो आप। What is the minimum energy needed to remove an electron from the sodium? अब मिनिमम एनर्जी तो अपन को पता थ्रेशोल्ड होती है, कितनी एनर्जी लगनी चाहिए, वो अपन बात कर लेंगे आगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन को क्या निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले ये है कि लेमडा अपन को दे रखा है, लेमडा दे रखा है वो 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर के ऊपर लिखते हैं 10 की पावर -9, ठीक है, 10 की पावर -9 होगी। अब अपन को पूछा है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट को अपन लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, ठीक है, वो अपन को पूछा है। अब ये सोडियम का मेटल है, मान लो सोडियम का मेटल है, इसके ऊपर ये आके कोई फोटोन गिरा, या मान लो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरी, वो कितने 300 नैनोमीटर की है, ठीक है, इसका वेवलेंथ ये हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ये अपन को दे रखी है यहाँ से, ये 1.68 into 10 की पावर 5 जूल पर मोल। अब ये पर मोल है ना भाई साहब, इसको आप यहाँ पे भी तारा कर लो, टक 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 5 तारे कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों करवा रहा हूँ, अभी आपको क्वेश्चन करवाते समझ में आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये क्या हो गया, Na क्या हो गया, जैसे अपन ने बात की थी, Na होता है एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.022 into 10 की पावर 23, प्लस में 23 भाई साहब, माइनस में नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कोई बंदा आपको बोल दे कि आपके पास Na, मतलब मैं आपको Na रुपीज दे रहा हूँ, मतलब Na रुपीज दे रहा हूँ, तो भाई साहब आप तो माला माल हो कि 10 की पावर 23, 6.022 into 10 की पावर 23, मतलब ये हो गया कि आप एक दिन में मतलब करोड़ों में खर्च करोगे ना, तो ये आपकी जिंदगी पर तो खत्म होना ही नहीं है ये, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Na इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अपन बात करते हैं, जब अपन मोल पढ़ेंगे ना, उसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे एक मॉलिक्यूल के बारे में और एक मोल के बारे में और Na मोल्स के बारे में। ये जो मोल कॉन्सेप्ट है ना भाई साहब, उसमें Na का बहुत बड़ा रोल है, ये Na एवोगैड्रो नंबर का बहुत बड़ा रोल है। जब अपन काइनेटिक एनर्जी ऑफ Na इलेक्ट्रॉन्स की निकालते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो उसकी 1.6 into 10 की पावर 5 जूल। अब ये मोल क्यों नहीं लगाया, अब ये तो ओनली फॉर Na की बात आ गई, तो Na की पर मोल के रिस्पेक्ट में बात होती है, ठीक है, ठीक है। फिर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो ये N क्या हो जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, जैसा कि ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखो क्वेश्चन में पर मोल की जगह N नीचे आ गया। अब जैसे अपन एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, तो पहले ये बात कर लेते हैं। अब इसको सिंपलीफाई वे में लिखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास निकल गया 2.7 into 10 की पावर -19 जूल। ये N नीचे कैसे आ गया, ये भाई साहब आपको पता चल गया। इतना आप स्टेप बाय स्टेप करो तो ठीक है, वरना फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1.68 into 10 की पावर 5, ठीक है, 10 की पावर 5 जूल दे रखा, पर मोल दिख रहा अपन को, मोल को पता, अपन Na में कन्वर्ट करके सीधा लिख सकते हैं। अब Na की वैल्यू अपन को पता 6.022 into 10 की पावर 23 होती है भाई साहब, ठीक है, सीधा कर सकते हो आप। मोल दिखते ही आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही करना है, Na से डिवाइड करना है। पहला जो पिछला क्वेश्चन किया था अपन ने, उसमें ना कोई Na का रोल आया था, ना कोई बात, एवोगैड्रो नंबर का उसमें कोई रोल था ही नहीं, इसमें Na का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भाई साहब।
अब अपन ने एक ही फॉर्मूला पढ़ा इंपॉर्टेंट, वो है एच न्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब अपन को निकालना है क्या, ओमेगा नॉट ही तो निकालना है, चलो निकालते हैं। एच न्यू को अपन लिख सकते हैं, न्यू को अपन को पता सी बाई लेमडा होता है, तो अपन इसको रिप्लेस करके एच सी बाई लेमडा लिख दिया। ओमेगा नॉट अपन को निकालना है, काइनेटिक एनर्जी अपन को मिल गई थी 2.7 × 10⁻⁻19। तो ओमेगा नॉट निकालने के लिए ओमेगा नॉट को यहाँ पे रख लो, काइनेटिक एनर्जी को इस तरफ ले जाओ, इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब ओमेगा नॉट निकालेंगे, अपन को पता है एच की वैल्यू अपन को पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 6.62 × 10⁻34 अपन ने लिख ली। चलो सी की वैल्यू भी फिक्स होती 3 × 10⁸, ये भी अपन ने लिख ली। अब नीचे क्या बचा भाई साहब, एच सी बाई लेमडा, लेमडा अपन को दे रखा 300 नैनोमीटर, 300 तो सीधा आ गया, नैनोमीटर का आ गया 10⁻⁹, ठीक है। अब माइनस माइनस का एज इट इज माइनस अपन ने नीचे उतार लिया। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से जो अपन ने निकाले थे वो लाके यहाँ पे पुट कर दो, ये 10⁻⁹ है, ठीक है भाई साहब, वो यहाँ पे लाके पुट कर दो। जैसे जैसे आप पुट करोगे ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आप सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर निकल गया 3.84 × 10⁻⁹ जूल। तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं भाई साहब, इसमें मेन तो एक ही चीज थी फोकस करने लायक, वो फोकस करने लायक चीज ये थी कि पर मोल दे रखा है। अगर पर मोल आपको दे दे तो आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट दिमाग में ये ध्यान रखना, पर मोल दे दिया, पर मोल देते अपन को क्या करना है भाई साहब, एन से डिवाइड करना है। पिछले क्वेश्चन में पर मोल का कोई लेना देना नहीं था, इसलिए एन से अपन ने डिवाइड नहीं किया था भाई साहब, उसमें आप गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा है, पर मोल और बिना मोल की बात आई तो। अगर पर मोल की बात आए तो एन से डिवाइड करना, अगर पर मोल की बात नहीं आए तो एन से डिवाइड नहीं करना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वैसे क्वेश्चन तो आज के लिए दो ही थे मेन इंपॉर्टेंट, तो अब आगे एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसके बाद आज की क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड तैयार करता हूँ। तो बच्चों ये है आपकी नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में अपन बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। ये क्या होता है भाई साहब, ये भी अपन इस स्लाइड के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ना, जो आपके एनसीईआरटी में अलग से सेपरेट टॉपिक दे रखा है, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, पहले मैं समझा दूं, फिर आप एनसीईआरटी निकालना, एनसीईआरटी में से पढ़ लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। अब क्या करना भाई साहब, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब अपन शुरू करते हैं, सबसे पहले मान लो कि एक व्हाइट लाइट का सोर्स ले लेते हैं। अब कैसे व्हाइट लाइट का सोर्स कैसे मान ले, अब कम से कम आप 11th में आए हो, अभी 11th में आप कम से कम एक दो बार तो आप सिनेमा में गए ही गए हो। जो सिनेमा का प्रोजेक्टर होता है ना भाई साहब, सिनेमा का प्रोजेक्टर, उसी तरह का मान लो कोई एक व्हाइट लाइट का सोर्स है। व्हाइट लाइट का सोर्स का मतलब ये हो गया, जो एक सोर्स है ना, ये पूरी टाइम व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा, मतलब व्हाइट लाइट निकालेगा। इसके आगे अपन एक स्लिट लगा दी थी, स्लिट मैंने उस दिन भी समझा था, लेकिन आज आपको एक और समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई कार्डबोर्ड ले लिया, पूरा प्लेन है आपने, ऐसे ये पूरा कार्डबोर्ड है, इसको बीच में से यूं कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट करने के बाद क्या हो गया, यहाँ से पतली सी झिल्ली बन जाएगी, झिल्ली बन जाएगी, आर पार दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये इसी को अपन स्लिट बोलते हैं। बीच में अपन ने स्लिट रख दी, उसके जस्ट स्लिट के जस्ट अगले साइड पे अपन रख दिया प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है आपको पता है, आपने लैब में अगर वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए 10th तक, तो आपको पता होना चाहिए प्रिज्म क्या होता है। अगर नहीं भी पता हो तो मान लो कि ये एक ट्रायंगुलर शेप का कांच का एक पीस होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का। अभी मेरे पास होगा सही, लेकिन अभी मेरे पास प्रेजेंट में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो प्रिज्म है। अब प्रिज्म पे अपन ने क्या किया, व्हाइट सोर्स से अपन ने व्हाइट लाइट उसके ऊपर गिराई। अब गिराने के बाद क्या होता है, जो प्रिज्म होता है ना, वो व्हाइट लाइट को 7 कलरों में डिवाइड कर देता है। 7 कलर कौन कौन से, किस 7 कलर में डिवाइड करेगा, जो अपन के रेनबो के अंदर 7 कलर होते हैं ना भाई साहब, विबग्योर, ठीक है, वही वाले यहाँ 7 कलर यहाँ पे आएंगे, ठीक है, विबग्योर। अब विबग्योर क्या होता है भाई साहब, अब आपको विबग्योर के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। अब ये विबग्योर कलर्स का ऑर्डर है और कुछ नहीं है। वॉयलेट, वी का वॉयलेट, आई का इंडिगो, बी का ब्लू, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ आवर क्लाउड्स। ये आपने पढ़ रखा है सही तक, 10th में एक टॉपिक है छोटा सा साइंस में, पता नहीं 7th 8th या 9th चैप्टर में है, स्पेक्ट्रम वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट वगैरह ऐसा कुछ करके है, आपको याद होना चाहिए। जी का ग्रीन,
वाई का येलो, ओ का ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ऑरेंज, आर का रेड। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये इनका ऑर्डर हो गया। अब इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो रेड कलर की लाइट है ना वो कम सबसे कम बेंड हो रही है, और जो वॉयलेट कलर की लाइट है वो सबसे ज्यादा बेंड हो रही है। अब आप एक बार ये ऑर्डर याद करोगे ना, ये ऑर्डर आपके काम आएगा। जो आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक है उसमें 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर है ना, उसमें कुछ बात कर रही है फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ एक छोटा सा टॉपिक है, उसके अंदर आपको एक ऑर्डर याद करना है। ऑर्डर किस चीज का याद करना है? 4 पिगमेंट्स होते हैं। जो आपके क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल के अंदर 4 पिगमेंट्स होते हैं। उन 4 पिगमेंट्स के अंदर 4 कलर होते हैं, मतलब 4 कलर हो गए। जेंथोफिल है, जेंथोफिल ऐसे कुछ करके दो 4 उसमें पिगमेंट्स है। उन पिगमेंट्स में चारों का कलर आपको याद रखना है। उस कलर को याद करने की सबसे बढ़िया तरीके यहाँ से निकलेगी, बढ़िया ट्रिक। आप जैसे उसको विबग्योर के फॉर्म में अगर आप देखना शुरू करोगे ना, आपको सीधा सीधा लिंक मिल जाएगा। किसी का ऑरेंज है, मतलब जैसे मान लो कि उसमें 4 पिगमेंट्स है, पिगमेंट्स 1, पिगमेंट 2, पिगमेंट 3, पिगमेंट 4। उसमें क्लोरोफिल सबसे पहला, तो फिर बाद में नहीं, जो भी ऐसे करके जेंथोफिल है, जेंथोफिल भी लास्ट में। अब जैसे मान लो पहले का ऑरेंज है, ओ आर ए एन जी ऑरेंज, तो दूसरे का आएगा येलो, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन। फिर तीसरे आएगा ग्रीन ब्लू, ऐसे करके उसमें ऑर्डर दे रखा है। वो आप एक बार याद करोगे, यहाँ से लिंक करके पढ़ोगे तो वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दे रखा जो बायोलॉजी की बुक है ना भाई साहब 11th क्लास की, जैसे ही आप खोलोगे 13 चैप्टर खोलने के बाद फर्स्ट पेज छोड़ देना। सेकंड पेज में लेफ्ट हैंड साइड में पहले जो डायग्राम्स बना रखे हैं 3-4, उसके जस्ट राइट में दे रखा है आपको। ठीक है, एक बार आप इसको रीड आउट कर लेना। अब अपन को पता है जितना ज्यादा लेमडा होता है, मतलब जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है उतना कम डेविएशन होता है। ये ध्यान रखना भाई साहब, डेविएशन कम होता है, वेवलेंथ ज्यादा का मतलब स्पेक्ट, मतलब वो दिखेगा तो बहुत दूर तक, लेकिन उसका जो डेविएशन होता है वो सबसे कम होगा। अब इसको अपन याद कैसे रख सकते हैं? लाल कलर कम झुकेगा, लाल कम झुकेगा, लाल कम झुकेगा, बस ये याद रखो। ये आपका लाल कम झुकेगा यहाँ पे भी काम आएगा, ये लाल कम झुकेगा आपको काम पे काम आएगा, आपके काम आएगा वहां पे। ये जो आप पढ़ेगा रे ऑप्टिक्स वगैरह 12th क्लास की, उसमें लाल कम झुकेगा उधर काम आएगा। उसमें मतलब जैसे आप पढ़ोगे वो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बाद में एक प्रिज्म का टॉपिक आता है, प्रिज्म के अंदर वो TIR करके आता है, TIR का टॉपिक आता है प्रिज्म के बाद में। TIR में अपन क्या करेंगे, जैसे अपन व्हाइट लाइट निकलेगी अंदर बाहर से, मतलब जैसे कोई सी है, सी वाटर के अंदर से बाहर से निकलेगी, बाहर निकलेगी, तो उसमें क्या होगा, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, लाल कलर कम झुकेगा। वो आप पॉइंट बाद में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये बस आप चीज दिमाग में फिट रखना, बस ये कुछ बोला था सर ने। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अब्जॉर्प्शन और इमिशन। अब इनके बारे में कुछ टॉपिक के बारे में रिलेटेड अपन कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, अब अब्जॉर्प्शन क्या होता है और इमिशन क्या होता है? अब्जॉर्प्शन नाम से पता चल रहा है, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व का मतलब कुछ ना कुछ अंदर ग्रहण करेगा, ग्रहण का मतलब कुछ ना कुछ अपने अंदर लेगा। और इमिशन, इमिशन का मतलब छोड़ता रहेगा, हर टाइम छोड़ता रहेगा, बार बार छोड़ता रहो। ठीक है, अब ऐसा अपन एक पॉइंट पढ़ते हैं इनके। ऑब्टेन्ड व्हेन सब्सटेंस, ऑब्टेन मतलब ये कब मिलेगा अपन को? ऑब्टेन व्हेन सब्सटेंस अब्सॉर्ब एनर्जी एंड द लेफ्ट ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद में अपन बात करते हैं। ऑब्टेन व्हेन रेडिएशन इमिटेड बाय एक्साइटेड सब्सटेंस एनालाइज्ड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो इसमें पहला बोल रखा है कि सस्टेन ऑब्जर्व एनर्जी एंड द लेफ्ट ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइसिस। जो ट्रांसमिट लेफ्ट का मतलब जो बची हुई लाइट, अगर उसको ट्रांसमिटेड के मतलब बची हुई लाइट को अगर अपन एनालिसिस करेंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? कोई एक डिवाइस है, तो उधर लिख रखा है मैंने, स्टडी ऑफ इमिशन ऑफ, मतलब स्टडी ऑफ इमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब कितना इमिट करेगा और कितना अब्जॉर्व करेगा उसको पढ़ना ही स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। अब मान लो कि ट्रांसमिटेड लाइट है ना, ट्रांसमिटेड लाइट को अपन एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको तो अब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। और अगर मान लो कि रेडिएटेड इमिटेड, ये बोलो व्हेन रेडिएशन इमिटेड बाय द एक्साइटेड सब्सटेंस इज एनालिसिस बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब एक्साइटेड सब्सटेंस की मतलब अगर उसको अपन कर रहे हैं भाई साहब स्टडी, तो इसको अपन बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइंस। जो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम होता है ना वो डार्क लाइन का बना हुआ होता है, और जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो इट कंसिस्ट ऑफ लाइट कलर्ड लाइन सेपरेटेड बाय डार्क लाइंस।
अब ये क्या कहना चाह रहा है, अपन अभी यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं, उनके बाद में अपन बात कर लेंगे। एन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन इमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये क्या है, आप इस पे थोड़ा फोकस करो। फोटोग्राफिक नेगेटिव एक नाम आया है। अब फोटोग्राफिक नेगेटिव क्या होता है भाई साहब, जैसे मान लो कि कुछ डार्क लाइन्स है, उनके बीच में कुछ लाइट आ गई, या फिर लाइट लाइट कलर का पोर्शन है, उनके बीच में कुछ डार्क पोर्शन आ गया। अब जैसे अपन को पता है कि लाइट के बाद में डार्क, डार्क के बाद वापस लाइट, लाइट के बाद वापस डार्क, ऐसे करके करते मतलब रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब जैसे अगर अपन डार्क डार्क को देखें तो बीच में मान लो कि लाइट को पूरी को गायब कर दो। डार्क को अगर अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, डार्क को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसी के जैसे अपन मान लो डार्क वाली चीज को ऑब्जर्व कर लिया, फिर मान लो कि अपन अपन आ रहे हैं ऑब्जर्वेशन पे, ऑब्जर्वेशन में मान लो अपन लाइट वाले की बात कर रहे हैं, मान लो कि, वैसे तो उल्टा बोल दिया, ऑब्जर्वेशन में तो होता है डार्क लाइन, और जो इमिशन होता है उसमें होती है लाइट कलर की लाइट, ठीक है। अब क्या होगा जैसे मान लो कि अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको, डार्क लाइंस को, डार्क लाइंस को कर रहे हैं। अब अभी अपन किस पे फोकस है मैन, डार्क लाइन पे। अब मान लो जैसे ही अपन स्विच करते हैं लाइट कलर की लाइट पे, तो लाइट कलर की लाइट होगी, जो डार्क कलर का क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा, पूरा कॉन्ट्रास्ट, मतलब इसमें अगर अपन डार्क देख रहे हैं तो उसमें अपन लाइट देखेंगे, लाइट लाइट देखेंगे तो लाइट जहाँ पे डार्क था ना वहां पे तो अपन को लाइट दिखेगा नहीं, और जहाँ पे लाइट था वहां पे अपन को डार्क नहीं दिखेगा। अब कहने का मतलब है जहाँ पे ये है वहां पे वो नहीं है। मतलब राम और लखन फिल्म देख रही होगी, राम और श्याम, अगर राम आएगा तो श्याम नहीं आएगा, श्याम आएगा तो राम नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि राम और श्याम दोनों एक ही है, इसका मतलब तो ये हो गया। अब लेकिन अपने इस केस में क्या है भाई साहब, अगर यहाँ पे डार्क आ गई ना तो यहाँ पे लाइट आने का चांस ही नहीं है, यहाँ पे आएगी लाइट। तो अपन इसको क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे तो क्या पाएंगे कि भाई साहब अगर, भाई साहब अगर खाली डार्क को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो लाइट आनी नहीं है, अगर लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डार्क आनी नहीं है। इसका मतलब ये है कि मतलब कॉन्ट्रास्ट हो गया पूरा। ये अगर इसको देखेंगे तो ये वाला नहीं दिखेगा, इसको देखेंगे तो ये वाला नहीं दिखेगा। अगर दोनों को साथ में देखते हैं ये एक दूसरे के फोटोग्राफिक नेगेटिव के तरह लग रहे हैं। मतलब मान लो इसको देख लिया, इसको छोड़ दिया, ठीक है, तो मतलब इसमें डार्क नहीं दिख रहा। अगर इसमें अपन डार्क देखना चाह रहे हैं, इसमें अगर लाइट नहीं दिख रहा तो लाइट नहीं दिख रहा, मतलब एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हो गए, कॉन्ट्रास्ट हो गए मतलब फोटोग्राफिक नेगेटिव हो गए, एक दूसरे के विपरीत मान लो, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब अपने पास एक टर्म आया था स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने वैसे समझा दिया था, लेकिन एक बार आप डेफिनेशन के थ्रू समझ लो। स्टडी ऑफ इमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब किसी भी इमिशन या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के स्टडी, मतलब उसके बारे में स्टडी करना, मतलब उसके बारे में पढ़ना, उसी को अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। अब हीलियम है ना भाई साहब, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज रिगार्डेड एज फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम। अभी लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, फिंगरप्रिंट्स क्या है, ये अपन अभी यहाँ पे पढ़ लेंगे अगले टॉपिक में। अब जो हीलियम है ना भाई साहब, हाइड्रोजन के बाद में जो हीलियम आता है वो कैसे डिस्कवर हुआ था, वॉज डिस्कवर्ड इन सन, मतलब सन के अंदर डिस्कवर हुआ था बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपको याद होना चाहिए। आप सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, सीधा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जो हीलियम है वो कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, पहली बात तो सन के अंदर, किस कैसे डिस्कवर हुआ था, स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। अब अपन बात करते हैं अब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम की। अब्जॉर्प्शन क्या है, इमिशन क्या है। अब्जॉर्प्शन है भाई साहब जैसे व्हाइट लाइट सोर्स है, किसी अपन ने मतलब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर प्लेस करवा दी। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसा है, उसमें 3 कलर ऑब्जॉर्व कर लिए, बाकी को सारे को इमिट कर दिया, ठीक है। अब आगे जैसा अगर अपन ने प्रिज्म रख दिया, अब 3 तो ऑब्जॉर्व हो गए, बाकी बचे 4। अब चारों क्या होंगे, फोटोग्राफिक फिल्म है, फोटोग्राफिक फिल्म आगे जिस पड़ी है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे। और जैसे मान लो पहले में ब्लू हो गया, दूसरे में रेड हो गया, तीसरे में ब्लैक हो गया, मेरे पास इतने कलर, आप जितने कलर हो उतने पढ़ लेना। अब फोटोग्राफिक फिल्म है, फोटोग्राफिक फिल्म में उसका ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर उनके जो मतलब ब्राइट कलर से उनके बीच में डार्क लाइंस आ गई, ठीक है। अब अपन इमिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिया था ना, अपन यहाँ पे लेंगे एक्साइटेड सैंपल। एक्साइटेड सैंपल का मतलब ये हो गया, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता ही रहेगा, टक 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 टक। एक्साइटेड मतलब पूरा जो बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहा है, जैसे अपन को पता है ना भाई साहब, जैसे रिजल्ट आता है अपन बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, जिसका अच्छा रिजल्ट आता है वो, जिसका बुरा आता है वो तो भाई साहब उनका हाल ही खराब रहता है, क्या कहते हैं। जिनका अच्छा आता है वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। उसका मतलब ये, जैसे जैसे आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी कोई मतलब अच्छा फंक्शन हो या फिर आपके अच्छे परसेंटेज बन गया, परसेंटेज बन गया तो आपकी खाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, मतलब मुंह के अंदर से लार बहुत ज्यादा टपकती है, भाई ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उसका मतलब यही हो गया, उसको खाने का बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। अगर मान लो उसी बंदे के नंबर कम आ गए तो उसकी एक्साइटमेंट पूरी मर जाएगी, मर जाएगी, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख मर जाएगी, भूख मर जाएगी। फिर बाद में आप सोचो क्या होना है, फिर मायूसी होनी है, मुंह फुला, मतलब यूं मुंह नीचे करके
लेट जाना पड़ना, मतलब 4-5 दिन का नाटक है, फिर वापस पढ़ना तो अपन को पड़ेगा भाई साहब, पढ़े बिना कुछ नहीं है। आपने बढ़िया मेहनत की है, मान लो फिर भी आपके कुछ ना कुछ गलतियां नहीं की, उसकी वजह से अगर कम नंबर आ रहे हैं तो आपको हताश नहीं होना है, डट कर सामना करना है भाई साहब, जो होगा देखा जाएगा, आगे अपन कर लेंगे सब कुछ। अब क्या मानना है मेरा, अब ये एक्साइटेड सैंपल को समझा रहा था मैं, अब एक्साइटेड सैंपल से कुछ इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। अब प्रिज्म पे अपन उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर लाइट को मतलब अपन ने डालने के बाद आगे आगे अपन ने एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी। अब इमिशन में क्या होगा भाई साहब, जो अपन को यहाँ पे लाइट कलर की लाइंस दिख रही थी ना, लाइट कलर की लाइन, वो तो यहाँ पे पतली पतली दिखने लग जाएगी, और जो डार्क कलर का है ना, वो थोड़ा क्या हो जाएगा, मतलब थोड़ी ब्रॉडर लाइंस में दिखने लग जाएंगे। ये सारा जो बीच का है ना, ये तो पूरा डार्क कलर है। अब ये जो बीच में मैंने एक तो लाल कलर कर रखा है, एक ब्लू कलर कर रखा है, और एक ब्लैक कलर कर रखा है, ये क्या है भाई साहब, ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले में मैंने थोड़ा इनको इलेबोरेट करके दिखाया था, ये सारे के सारे छोटे होके, मान लो कि छोटे, मतलब अपन इनको एनालिसिस कर रहे हैं, तो अब हाईलाइट अपन को किसको करना, डार्क को, डार्क को हाईलाइट करना, तो अपन लाइट कलर को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे डार्क को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, डार्क को चौड़ा करके देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसमें डार्क कलर की लाइन्स अपन को बीच में दिख रही है। अब इनमें मेन कुछ ध्यान नहीं रखना भाई साहब, ऑब्जर्वेशन में तो क्या होगा, जो फोटोग्राफिक फिल्म है उसमें तो लाइट कलर की लाइन ज्यादा लिखेगी दिखेगी, डार्क कलर की जो लाइन है वो कम दिखेगी। अब जो इमिशन स्पेक्ट्रम है ना, इमिशन स्पेक्ट्रम, उसमें क्या होगा, लाइट कलर डार्क कलर की लाइट ज्यादा दिखेगी, और जो लाइट कलर है ना, लाइट कलर बोले तो जैसे ये अपने पास आया था रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, उनकी एक लाइन के फॉर्म में दिखेगी। ये लाइन के फॉर्म में क्यों दिखेगी, जिसपे अपन फोकस कर रहे हैं उसको अपन ध्यान रखो। जैसे आपने कोई फिल्म देख रखी होगी, फिल्म में क्या दो किरदार होते हैं, जैसे एक मैं खड़ा हूँ, एक पीछे बोर्ड है, अब मेरे ऊपर फोकस करना होगा तो क्या करेंगे, इनको ब्लर कर देंगे, अगर इसके ऊपर फोकस करना हो तो मेरे को ब्लर कर देंगे, ऐसा सिस्टम है। अगर मान लो कि अपन ने डार्क पे अपन फोकस कर रहे हैं, तो जो लाइट है उस पे उसको तो ब्लर कर दो, अगर लाइट पे फोकस कर रहे हैं तो डार्क वाले को ब्लर कर दो, यही सिस्टम है और कुछ नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे भाई साहब, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ फ्यू मेटल्स। अब ये वर्क फंक्शन क्या होता है इनका, डिक्रीजिंग ऑर्डर से अपन को क्या लेना देना सर, ये अपने क्या काम आएगा, क्या काम नहीं आएगा। अब क्या काम आएगा और क्या काम नहीं आएगा वो तो आप खुद डिसाइड करो। जब आप 2023 का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, उसमें जो मॉडर्न फिजिक्स है आपकी, उस मॉडर्न फिजिक्स में 12 का न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था 2023 में, उसमें ये आया था कि ये दो मेटल दे रखे हैं, इसका वर्क फंक्शन उन्होंने दे रखा था, बाकायदा उन्होंने खुद ने दे रखा था। सोडियम था, सोडियम का वर्क फंक्शन उन्होंने दे रखा था, पोटेशियम था, पोटेशियम का वर्क फंक्शन उन्होंने दे रखा था, एक मेटल और था उसका उन्होंने वर्क फंक्शन दे रखा था। जो हाईएस्ट था उनमें सही तक था 5.21, 5.21 था उसका हाईएस्ट। अब उसको अपन को सबको दे दिया। अब उसमें से ये पूछा था कि सबसे ज्यादा, मतलब एक थोड़ा सा उसमें थोड़ा ट्विस्ट था, ट्विस्ट करने के बाद उसमें पूछा था सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन किसका था। सीधा का सीधा आंसर निकालना, ज्यादा पेन चलाने की माथा पच्ची नहीं करनी। वो वर्क फंक्शन का ऑर्डर मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। अगर वहां पे कुछ हेरा फेरी कर दे मास्टर एग्जामिनर, अगर हेरा फेरी कर दे, थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर दे, तो आपको वो ध्यान में रखना है। अगर कुछ भी नहीं करे तो अपन को, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर देना हो तो जो मैं ऑर्डर लिखा रहा हूँ वो आपको याद कर लो। इसकी मैं आपको ट्रिक भी लिखा दूंगा, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा दूंगा, एनसीईआरटी के अंदर इतना सिंप्लीफाई वे मैंने लिखवा रखा है, उसमें सीधा लिखवा रखा है मतलब सोडियम अलग लिखवा रखा है, पोटेशियम अलग लिखवा रखा है। मैंने एक ऑर्डर वे में इसको एक बार डिक्रीजिंग वे में इसको मतलब पुट कर दिया और आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले कॉपर होता है ना भाई साहब, कॉपर का होता है 4.8 वर्क फंक्शन। और जो उसके बाद में कॉपर, कॉपर के बाद में आया एजी, एजी बोले तो सिल्वर, सिल्वर का वर्क फंक्शन होता है 4.3, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का वर्क फंक्शन होता है 3.7। लिथियम, लिथियम का वर्क फंक्शन होता है 2.42। सोडियम, सोडियम का वर्क फंक्शन होता है 2.3। और बाकी बचा पोटेशियम, पोटेशियम का वर्क फंक्शन होता है 2 पॉइंट है भाई साहब, 2.22। अब सर ये कॉपर है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सर आपने लिखवा तो दिए, वो अपन इसको ऑर्डर को याद कैसे करें। याद करने का भी तरीका है भाई साहब, याद करने का तरीका क्या है अपने पास, याद करने का तरीका ये है, सॉरी, आप इसका एक ऑर्डर लिख लो। ऑर्डर ये है, कुछ 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 का तो हो गया कॉपर, ठीक है। आग, आगे, आग का हो गया है जी। मांगे, मांगे का हो गया एम जी। ली, ली का नहीं, ली का हो गया लिथियम।
ली का हो गया लिथियम, ना ना का हो गया सोडियम एन की, 2 सोडियम की का हो गया पोटेशियम। ये आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है भाई साहब, कुछ आग मांगे हेलिना की, कुछ आग मांगे हेलिना की, आपको पूरी की पूरी ट्रिक याद हो जाएगी। कुछ आग मांगे हेलिना की, ठीक है। तो आप जैसे जैसे इस ऑर्डर को याद करोगे आपको पूरा का पूरा ये ऑर्डर याद हो जाएगा। वर्क फंक्शन याद रखना भी जरूरी नहीं है, कितना है कितना एग्जैक्ट डाटा याद हो तो जरूरी, मतलब याद करना जरूरी नहीं है। आपको अगर ये ऑर्डर याद है तो आपको पूरा आंसर आ जाएगा। अब आपको एक बार ये जो ऑर्डर लिखवाया है उसको एनसीईआरटी में किस तरीके से लिख रखा है वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। या जो अभी इमिशन स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ाया था उसको एनसीईआरटी के अंदर ये ऐसे दे रखा है, डायग्राम वगैरह से पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। एक बार आप उसको जाके पढ़ लेना, ठीक है भाई साहब। अब भाई साहब जो मैंने अभी आपको ऑर्डर लिखवाया था ना उसको एनसीईआरटी के अंदर तो इस तरीके से दे रखा है। ये देखो मेटल दे रहे क्या, मेटल दे रखा है, मेटल के बाद में उसका वर्क फंक्शन दे रखा है। वर्क फंक्शन को अपन ने डिनोट कर रखा है ओमेगा नोट से, ठीक है। अब लिथियम है, लिथियम को 4.2 दे रखा है। चलो मान लो कि यहाँ तक फर्स्ट और सेकंड तक तो सीक्वेंस में चल रहा है, थर्ड तक ही सीक्वेंस चल रहा है, लेकिन फोर्थ में इन्होंने सीक्वेंस को गड़बड़ी कर दी। अब फोर्थ में जैसे सीक्वेंस की गड़बड़ी कर दी तो अपना पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने इसको डिक्रीजिंग वे में आपको ऑर्डर को पुट करके आपको पूरा समझा दिया। अब जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन करवाया था ना जिसपे मैंने आपको स्टार मार्क लगवाए थे बहुत सारे, भाई साहब जितने आप स्टार मार्क लगाओ उतने कम में, मैंने ये बोला था आपको। वो क्वेश्चन है ना भाई साहब, मैंने आपको करवाया था 2.7 तो आपको करवा दिया था 2.7 नंबर क्वेश्चन तो प्रॉब्लम नंबर। अब उसके बाद में प्रॉब्लम नंबर दे रखे 2.8, ये देखो जैसा कि आप नोटिस कर पा रहे हो 2.8। जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया ना भाई साहब हु बे हु वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैंने लिख भी रखा रट लो, इस क्वेश्चन को रट लो। मतलब रट लो का इसका मतलब ये नहीं है कि आप डाटा याद करने बैठ जाओ, डाटा याद करने मत बैठो। मतलब ये है कि भाई साहब इसमें जगह मान लो कि मोल दे रखा है, मोल लाते ही अपन को क्या करना है वो वाला सिस्टम अपन को सीन याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये 2.8 है ना सेम टू कॉपी क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने पीछे करवाया था। आप एक बार इसको जाके अच्छे से घर पे देख लेना। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो आप एक बार कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं आपकी पूरी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। तो इस सेशन में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेधड़क कैसे भी करके आप मेरे को उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके सारे क्वेरीज सोल्व कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम साहब।